नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, एडुटेरिया का जो है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया था। तो ये आपका 2005 में लागू किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। तो ये आपका 15 दिन के अंदर मिल जाती है। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। तो दिया था आपको किसने? तो विलियम गॉर्डन ने। ऑप्शन सी जो सही है। और जो नॉर्मन बोरलॉग है ये आपका क्या है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है आपका ये जनक माने जाते हैं, ये आपके जनक हैं। ठीक है। हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो आप नॉर्मन बोरलॉग दीजिएगा। यहाँ आपसे शब्द की बात की थी तो ये चल जाएगा विलियम गॉर्डन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करें अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके प्राथमिकी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे तो कह रहा है कि मोलिन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये आपको गोवा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है सही है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है। तो इसमें आपका अजैविक घटक कौन है? जल और वायु। 1 और 2 कूट सही है, तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सही। चलिए आगे आएंगे। 8 नंबर में कर रहे हैं, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात विलुप्त प्राय कौन कौन सी देखेंगे इसमें। तो एक आपको मिलेगा शुतुरमुर्ग और एक मिलेगा आपको हिमचीता। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 और 4 देखेंगे तो ऑप्शन सी में है, इसका सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कर है कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस आपको मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्लियर है। अगला देखिए कर है, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना आपका किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 है ये। चलिए आगे कह रहा है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है। तो डीएनए में जो आपको शर्करा पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सोन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब। आप देखिए 12 नंबर कह रहा है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। ये मानव का परजीवी है गोल कृमि। ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको क्षुद्रांत में पाया जाता है। ठीक है, माने क्षुद्रा के आंत माने पेट के आंत में। ठीक, आगे देखेंगे तो कह रहा है कि टिटनेस का कारण क्या है। तो टिटनेस का मेन कारण है आपका ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है। आगे देखेंगे कह रहा है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो इसमें विटामिन डी जो है आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने का विधि क्या कहलाता है। तो ये पता होगा आप लोग को। 15 इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टिश्यू कल्चर। ठीक है। चलिए आगे आएंगे तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो आप देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण में आपका CO2 भी भाग लेता है, H2O भी भाग लेता है। तो जो ऑक्सीजन निकलता है वो मूलतः किसका निकला हुआ होता है? आप जब अभिक्रिया में देखेंगे तो वो आपका H2O का ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जल। अगला देखिए कर रहा है कि पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है, अर्थात पौधा में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिससे कि अल्ट्रावायलेट बचती है। तो उसको बोलते हैं जैंथोफिल या पर्णपित्त उसको बोला जाता है। ठीक है। चलिए अगर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहां किसकी कमी होती है। तो जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर आपका कीटभक्षी पौधा उगते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब देखेंगे तो कह रहा है कि कवक या फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या है। तो जो रिंग वर्म या वलय कृमि होता है उसको फंगस के कारण पनपता है। ठीक है, वो 20 नंबर है। अब देखिए कह रहा है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किस से नियंत्रित होता है। तो ये आपका चुंबकीय जो है वो देखेंगे तो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या से वो क्या होता है? फिल होता है। ठीक है, भरा नियंत्रित होता है या भरा होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। चलिए आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21
कह रहा है कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लाभ किस में होगा आपका, तो वो आपको मिलेगा इसमें अवकरण में। ठीक है, अवकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और ऑक्सीकरण में क्या है वो आपका घटता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आघात वर्धनीयता बोलते हैं। ठीक है, माने आगे देखेंगे तो कह रहा है ढालवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो आपको ढालवा लोहा में कितना प्रतिशत मिलेगा, ढालवा लोहा में 3 से 5% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब कह रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी या सेंसिटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि गैस का जो है वो प्रसार गुणांक अधिक होता है, गैस बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे तो कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये उस समय क्या होगा कि आपको दोनों एक ही जगह पे है तो उस पर कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका जवाब हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर पे आएंगे तो कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के रूप में किया जाता है। तो देखिए उसमें तो आपका द्रव हाइड्रोजन रहता ही है और द्रव हाइड्रोजन के साथ साथ आपका द्रव ऑक्सीजन का भी यूज किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाले सबसे उपयुक्त यूनिट कौन सा है। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसको हम लोग फर्मी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो ऐसा कौन सा, इसमें सभी अक्रिय गैस है लेकिन आपका यौगिक कौन बनाएगा, तो आपका जिनोन। ठीक है, आप ऑप्शन डी पे चले जाएंगे। अगला देखिए कह रहा है कि दो नाभिकियों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो दो निकायों के बीच का ऊष्मा के प्रवाह, दो निकाय जो जुड़ेगा तो ऊष्मा क्या होगा, तो आने जाने का जो उसके होता है, तो जिसका तापमान ज़्यादा रहेगा और जिसका कम रहेगा तो तब तक ऊंचा से नीचा की ओर जाएगा जब तक कि वो अपने समान ताप पर नहीं हो जाए। तो ऊष्मा का प्रवाह की दिशा क्या होता है कि माने उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर चलता है, तो वह अपने अपने तापमान पर निर्भर करेगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है करे कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो आपको अभिवहन बोला जाता है उसको। ठीक है, अभिवहन। 31 नंबर का है निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग का मुख्य विशेषता क्या है, वो आपका पोलराइज हो जाती है, मतलब ध्रुवीकृत हो जाती है। ठीक है, तो ध्रुवीकरण इसका मुख्य विशेषता है। चलिए आगे आएंगे 32 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होती है। तो वो आपकी लहरें कैसी होती है, तो वो आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों में आपको चलती है। तो आपका ऑप्शन सी जो आप वो ए प्लस बी माने ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो असंतुलित बल द्वारा जब किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा तो असंतुलित बल है ये, तो कैसा करेगा, तो ये बल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। चूंकि ये पता नहीं है कैसा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो कह रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। तो देखिए विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो आपका महो होता है। ठीक है, ओम का उल्टा हो जाता है चालकता का महो। ठीक है, जैसे हम लोग ओम लिखते हैं ओम, तो इधर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा MHO, इसको महो बोलते हैं। ठीक है, आगे आएंगे तो कह रहे हैं कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कैसी होती है। तो टेलीफोन लाइन में हम सबको पता है कि वो किस पे ध्वनि ऊर्जा और आपका उसमें रहता है विद्युत ऊर्जा। तो कहने वाली बात है कि उसमें जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में ध्वनि ऊर्जा हमेशा चलती रहती है। तो उसमें कौन सा मुख्य रूप से मारेंगे हम लोग, तो विद्युत ऊर्जा मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक,
आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे तो कह रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक आधार किसे प्राप्त है। तो ये आपको अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। आगे चलेंगे 37 पे कह रहा है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो उसमें विधान परिषद के में राज्यपाल द्वारा आपको 1/6 जो है ऑप्शन ए 1/6 मनोनीत कर सकता है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है। तो इसमें आपको किसको बाहर रखा गया है, तो आएंगे ऑप्शन में तो देखेंगे न्यायपालिका की जो शक्ति है वो संविधान में, इस संविधान में आपको केंद्र और राज्य के विभाजन से अलग रखा गया है। ठीक, आगे आएंगे 39 पे। अब आइए, कह रहे हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका LM सिंघवी समिति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे तो 40 कह रहा है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये बहुत बार सवाल आ चुका है, कल के सेट में भी हम लोग पढ़े थे। ये आपका केंद्र और राज्य के संबंध के बीच को या संबंध में सुधार को प्रदर्शित करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना, ये सब हमारा है। लेकिन ऊपर में जो यही देखिए ऑप्शन जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, इसका हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं बताया गया है संविधान में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो कह रहा है कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग प्रश्नोत्तर काल के रूप में बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका सही जवाब। चलिए 43 पे आइए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो ये आपका अनुच्छेद जो है 16, ये आपको सार्वजनिक समानता का अवसर प्रदान करता है। ठीक, चलिए आते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा के विषय में सही क्या है। तो इसमें पढ़ते हैं कथन, कह रहा है कि यह एक अस्थाई सदन है, सही बात है। कह रहा है कि राज्यसभा में कह रहा है कि इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। तो ये आपका कहना एक तरह से उचित नहीं है, ये बल्कि राज्यसभा में आपका 1/3 जो चलता है 2 साल उसमें होता है। तो ये देखिए ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये सही बात है। और फिर कह रहा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो ये आपका हो गया विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये 1, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन डी जो आपका होगा वो सही है। ठीक, चलिए आते हैं 45 पे। कह रहा है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था 1955 में। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है कि किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मित व्ययता समिति भी है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा प्राकलन समिति। ठीक है, ऑप्शन सी पे है। तो इसमें प्राकलन समिति को आपको आकलन समिति या अस्थायी मित व्ययता समिति भी कहा गया है। अगला सवाल देखिए, कर रहा है कि पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो हिल स्लोप जो है पर्वतीय स्लोप पे मृदा जो आती है तो उसको हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं। सिंपल सी बात है कि समोच्च रेखाएं जो जुताई की जाती है रेखा बनाकर, उससे हम उसके मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। डी जो है आपका सही है। चलिए आते हैं अगला सवाल 48 देखिए, कर है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो ये आपको बताया था केपलर ने। ठीक है, केपलर द्वारा बताया गया था। चलिए आगे आते हैं 48 के बाद 49 कह रहा है कि हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देख पाते हैं, क्यों। इसका कारण पूछ रहा है। तो इसका कारण पढ़ते हैं। तो कह रहा है यह पृथ्वी से छोटा है, छोटा होने से कोई बात इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो कह रहे यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी ध्रुव पर घूमने में एक समान समय लेता है। ये आपका जो है 49 का जो है वो आपका बी जो है वो सही बात है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नांकित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो मेरा देख लीजिएगा। क्राउन बुक का ज्योग्राफी में आपको वो सारे बुक ज्योग्राफी का आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको से यहाँ भूमध्य रेखा नहीं गुजरी है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है। तो कंटूर रेखा में क्या विशेषता होती है? कंटूर रेखा आपको बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो है उसमें आपका कौन सा आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ ये जो कोयला जो है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, ये सब जो है आपका अनवीकरणीय है। ये सभी, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद पुनः हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये नष्ट हो जाती है। आगे आएंगे 53 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसको मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए कह रहा है कि गृह महासानी जो है वो वहाँ से क्या निकलता है आपको। तो गुरु महिसानी जो है आपका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 3 पे है। फिर देखिए तलचर जो है वो तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे आते हैं। जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा आपका यूरेनियम है और जावर जो है वो आपका सीसा है। तो इस तरह से आपको मिल गया ऑप्शन ए। ठीक है, बी ए का 3 बी का 4 है ऑप्शन ए में। ठीक है, आगे आते हैं तो आप पाएंगे 54 पे। तो कह रहे अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी अर्थात सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप में आपको वो मिलेगा कहाँ, आपको उत्तरी अंडमान में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। आइए, कह रहे इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर को ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपका है रावी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और ब्यास। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। ठीक है, सतलज और ब्यास से इंदिरा गांधी नहर मिलती है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर आपको पता है किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो आपको यह पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर इसको पानी मिलती है, अर्थात माने सतलज और ब्यास से पानी मिलती है। ठीक, 56 में आएंगे तो कह रहा है कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या वृद्धि वाला आपका राज्य है मेघालय, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे थे 57 कर रहा है कि प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादन किसने किया था। तो द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादन किया था निम्बार्काचार्य, ऑप्शन बी जो है आपका सही है। 58 देखिए कर है वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। तो भूमि को नापकर प्रारंभ करना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चालू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं 59 पे। तो सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सल्तनत युग का अकबर आपको FST को कहा गया है, फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। आगे आएंगे तो कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा गया है। तो व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को आपको सेट्ठी बोला गया था, सेट्ठी, ऑप्शन बी जो है आपका ऑप्शन सही है। 61 पे आएंगे तो कह रहा है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो दिल्ली दरबार आपका दिसंबर 1911 में आयोजित किया गया था। उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। ठीक है, 62 पे आएंगे तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये आपका नागपुर का जो है ऑप्शन सी 1920 के, ये आपका 1920 के नागपुर के अधिवेशन में आपको असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 63 देखिए 63 पे कर है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको प्रारंभ किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, और ये देखिए आपको ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे।
तो कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पर जन्मदाता माना गया है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो शिक्षा संबंधी जो है वो आपका वुड डिस्पैच जो 1854 में लागू हुआ था, तो इसमें शिक्षा संबंधी सुधार वुड डिस्पैच को 1854 लागू है। और इसका ऑप्शन जो है वो आपका चार्ल्स ग्रांट ऑप्शन बी में है, तो इसको टिक मार लेते हैं ऑप्शन बी। चलिए आगे आते हैं। 65 का गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी। तो नवजीवन पत्रिका गांधी जी ने आपको गुजराती भाषा में प्रकाशित किया था। 66 आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सुमेलित वाला देख लीजिए, ली कमीशन दिया है 1922 में, लेकिन हुआ था ये आपको 1923 में, ये गलत है। फिर आपको हंटर कमीशन 1882 में, तो ऑप्शन आपका बी जो है वो आपका सही है, 1882 में हुआ था। अगला देख लीजिए, स्ट्रेची कमीशन जो है वो आपका 1878 से 1880 था, ये गलत है। फिर आपका रेले कमीशन जो है, रेले कमीशन 1902 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो आपको सही सुमेलित एक ऑप्शन मिला, हंटर कमीशन 1882। चलिए आगे आते हैं 67 पे। तो कह रहा है कि करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपको पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता थे टीपू मीर और करमशाह, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अब आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। तो 68 कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया था। तो बंगाल में द्वैत शासन आपको 1765, ऑप्शन ए देखिए यहाँ है, 1765 में लागू किया गया था। ये आपको लागू किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये आपको रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था, यहाँ लिख देते हैं, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव का था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो अब 69 पे कह रहा है कि जापान में पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था। तो ये पर्ल हार्बर पर आक्रमण आपका 1941 में हुआ था। आगे आते हैं, कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2020 का बुकर पुरस्कार आपको डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे। तो कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व की शुरुआत की गई है। तो यहाँ आएंगे, शुरुआत किसमें की गई है, 71 में आएंगे। तो ये आपको पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका, ऑप्शन बी जो है आपका वो सही जवाब है। स्वामित्व योजना जो है वो आपको पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए कह रहा है कि उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है। तो इसका लॉन्च करने वाले कौन है, रविशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन 72 का जो है वो आपका सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहा है हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विख्यात थी। तो आंग रीता शेरपा का संबंध आपका रहा है पर्वतारोही थी, ठीक है, पर्वतारोही थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कह रहे हैं भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने तुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका आपका हो जाएगा सुरक्षा कवच, ऑप्शन। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। कर हाल ही में आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित किया था। तो ये आपका आईआईटी जो है खड़गपुर, 76 के आपका बी जो है वो सही जवाब है। कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। वो आपका है गोरखपुर, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, कर्नाटक, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये हांगझू में होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलेंगे 79 हो गया। 80 पे आते हैं। 80 नंबर कह रहा है
कि कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये आपका पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। आगे चलेंगे, देखेंगे कह रहा है किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला आपका जो है वो केरल द्वारा प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो अंबाला। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान में। कह रहा है पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन आपका सिक्किम में किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी में है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो उसका चुनाव चिन्ह आपका गधा है। ठीक है, गधा एस। ठीक, आगे आते हैं, कह रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिग्नल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है। आगे आते हैं, कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो आपके सुनीत शर्मा। आगे आते हैं, कह रहा है डेनिस सिंगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपके यूक्रेन के हैं। आगे आता है, कह रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है। 43वां 43 है। आगे पूछ रहा है कि बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बाय बाय कोरोना के लेखक हैं आपके प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन बी पे हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है। 3 मई को। आगे है कह रहा है 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब है आपका जीतन राम मांझी, ऑप्शन बी। 93वां सवाल है, कह रहा है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो कंबोडिया के साथ में हुआ है। आगे कह रहा है कि बाजू भाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं। तो ये आपके ऑप्शन कर्नाटक है, सी पे, सी में है। ठीक है, आगे चलेंगे, तो कह रहा है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति के किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है। तो ये आपका सबरीना सिंह को घोषित किया गया है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, तो कह रहा है कि 4000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर का जो होता है डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है। डिफरेंस इक्वल टू होता है आपका P माने मूलधन इंटू R बाई दर हो गया R और 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए D का वैल्यू कितना निकालना है अंतर। तो आपका P दिया हुआ है कितना 4000, फिर आपका R का वैल्यू कितना है 5 और फिर आपका हो जाएगा 100। ठीक है, स्क्वायर है 2 वर्ष का, तो ये चलता है 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 20। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो 4000 अब बाई आपका हो जाएगा कितना, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका नीचे में 400। तो ये कट के आपका हो जाएगा 1 0 बचेगा, अर्थात 10 इसका हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना आ गया आपका 10। ठीक है, आगे देखेंगे, तो कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। कहने का मतलब है कि अगर विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपया तो क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया है। विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस कितना है उसका 8 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस आपका है 5 रुपया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा आपका, लाभ हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 3। तो हमको निकालना है क्या लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आपका निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे, तो ये हो जाएगा 3/5 और प्रतिशत निकालना है तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 5 से चल जाएगा 20 × 5 = 100। तो ये हो गया 20 तियाँ गुना होकर 20 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 60%। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बल्लेबाज
19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 की कमी हो जाती है। 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है? तो देखिए यहाँ पर औसत रन नहीं, इसका रन पूछना चाहिए कि माने औसत रन कितना है। हाँ सही बात है, औसत रन अब यहाँ देखिए तो 78 रन बना रहा है, तो 78 रन क्या हो रहा है कि सब में 2-2 का कमी हो जा रहा है। तो देखिए 78 तो आपका जो बनाया वो है ही, तो यहाँ पर 1900 पारी में क्या होगा, उसका 2-2 कम हो गया। तो 1900 पारी में 2 का कमी मतलब कितना इसमें कम बनाया है, तो 19 दूनी का 38, कहने का मतलब उसका कितना इसमें आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 8 16, 7 3 10 और 1 16, 116। उम्मीद 108 8 16 आपका ऑप्शन में 116 नज़र नहीं आ रहा है, देखते हैं इसमें। अच्छा 116 देखिए यहाँ तो आ गया। तो 116 में अब ये पूछ रहा है कि 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है। तो देखिए ये कह रहा है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तब उसका जाके औसत रन 2 कम हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 19वीं पारी में 19वीं पारी में पूछ रहा है, तो 19वीं पारी के बाद में आया है, तो इसमें तो आपका 2 का कमी हो रहा है सब में, तो उसका 2 का कम हो जा रहा है। तो इसमें से 2 116 में से क्या करेंगे, 2 कम कर लेंगे, तो नया औसत कितना हो जाएगा मेरा, 2 का कमी हो जाएगा, तो हो जाएगा 114। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए, तो कह रहा है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 1480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति का कितना मिलेगा। तो देखिए इसका कितना है, सब का भाग है 600, एक का है 800, एक का है 10,000। तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना रेशियो, 6:8:10। तो इसको और छोटा करेंगे तो ये लिख सकते हैं 3:4:5। तो इसमें पहला का हिस्सा पूछ रहा है, पहला व्यक्ति को कितना है, 3 है इसमें, तो 3 का हो जाएगा। और इसका कितना है, टोटल इसमें कितना हो रहा है, तो 5 4 9 और 3 12, और 12 में कितना है इसको है, कितना का मुनाफा हुआ है, 480 रुपये का। तो 480 से इसको कंपेयर करेंगे कि इसमें पहला का 3 भाग वाला कितना पड़ेगा, तो 12 चौका 48, 40 बार में कटा, तो इसका हो जाएगा 30 चौका 3 चौका 12 हो गया आपका 120 रुपया। तो 120 रुपया ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 नंबर सवाल कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c देखिए, तो कह रहा है 2 मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हैं। तो अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मूल का योग बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, फिर इसके बाटा में है तो ये आपका बाटा हो गया। और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो a से a आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऊपर में बचेगा -b और नीचे में बचेगा c। तो -b/c आपका ऑप्शन किस में है, c में ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अब अगले सेट में। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सेट बहुत पसंद आ रही होगी, तो इस पर आप अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। आपको ये वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विद्यासागर गुरुजी चैनल को आप और ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सभी को सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में।